नमस्कार दोस्तों। आज मैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ आपके YouTube चैनल कुमार GS सेंटर पर। आप सभी से आशा है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था, डी माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ए किशोरावस्था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, इसमें कथन ए है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है। कथन ए है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क आर, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन 1 है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। सी, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। डी, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन पहला ए, बी और सी तीनों। ऑप्शन दूसरा ए, बी और डी। ऑप्शन तीसरा ए, सी और डी। ऑप्शन चौथा ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा ए, सी और डी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, दूसरा है मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं, तीसरा है श्रेणीबद्ध कार्य, चौथा है वर्गीकृत कार्य। तो किशोरावस्था के छात्र जो है अमूर्त चिंतन करने में सक्षम है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? पहला, परिपक्वता क्रियाशीलता सामाजिक अनुभव संतुलनता। दूसरा, भाषा संस्कृति सामाजिक प्रभाव सम आयु वर्ग। तीसरा, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना। चौथा, अनुवेशन ध्यान अवरोधन स्मृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, परिपक्वता क्रियाशीलता सामाजिक अनुभव संतुलनता। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 6 कहता है, लेव वायगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद है। पहला, बच्चों की अर्थ रचना की प्रकृति में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, भाषा व सोच के बीच संबंध, सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल व जटिल। तो इसका सही जवाब है भाषा व सोच के बीच संबंध, ऑप्शन थर्ड। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है, लेव वायगोत्स्की का विश्वास था कि ऑप्शन ए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूंसना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। दूसरा, बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। तीसरा, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है, लोरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। दूसरा, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। तीसरा, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। चौथा, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही जवाब है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक की स्थिति देखकर शोध किया है, ऑप्शन थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, उपदेशक होना चाहिए व सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरा, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए। तीसरा, केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। चौथा, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें पहला है सी और डी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है बी और सी, चौथा है ए और डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, बी और डी दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? ऑप्शन 1, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है। ऑप्शन 2, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। तीसरा, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। चौथा, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थियों का उल्लेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, विस्तृत ब्यौरा। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। ऑप्शन दूसरा है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक व मनोज्ञानात्मक आयामों में प्रगति। तीसरा है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। चौथा, विद्यार्थी के अवधारणाओं में कमियों जिन पर अभिभावक को मेहनत करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक
भावात्मक और मनोज्ञानात्मक आयामों में प्रगति। ऑप्शन 2। प्रश्न अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों को केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किया किसका उदाहरण है? पहला, स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। दूसरा, जेंडर पक्षपात का। तीसरा, जेंडर समानता का। चौथा, जेंडर समता का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, जेंडर पक्षपात का। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? पहला, उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। दूसरा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। तीसरा, उनकी नकल करने की गति मापकर। चौथा, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। अब प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? पहला, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। दूसरा, पाठ। तीसरा, भाषा। चौथा, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका सही जवाब है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध के द्वारा। अब प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। दूसरा, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। तीसरा, बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। चौथा, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? पहला, उसके स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर। उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। तीसरा है, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्य में देकर। चौथा है, उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वह स्वयं मेहनत करे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों का विवेचन। दूसरा, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। तीसरा, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। चौथा, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? तो समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? ऑप्शन 1 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन।
ऑप्शन 2 विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार आधार पर पृथक्करण। तीसरा सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। चौथा विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। तो पठन वैकल्य का मतलब डिसलेक्सिया। आप इसका ऑप्शन है फर्स्ट शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। दूसरा ध्यान ना केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता, आवेगशीलता। तीसरा मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। चौथा मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वयन में कठिनाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट शब्दों की पहचान, विसंकेतन और प्रवर्तनी में संघर्ष डिसलेक्सिया के कारण होता है। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। पहला निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार। दूसरा समकक्षीयों के तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। तीसरा स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। चौथा बौद्धिक जिज्ञासा। तो इसका सही उत्तर है समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ये प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को पहला विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। दूसरा ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। तीसरा स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। चौथा विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि कथन ए अभिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती हैं, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्क आर माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है मतलब अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है। अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। यानी ये सही है और माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम है, ये गलत है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को क्या पहला
विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। दूसरा, विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। तीसरा, विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वह अपनी त्रुटियां पहचान कर उस पर काम कर सके। चौथा, विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटियां ना कर सके। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए ताकि वे त्रुटियों को पहचान कर उस पर काम कर सके। ऑप्शन थर्ड। प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है पहला, हाँ, इससे समकक्षियों से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है। क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। चौथा, नहीं, प्रतिस्पर्धा को इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 कहता है, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? पहला, प्रयोग के चरणों का विवरण। दूसरा, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। तीसरा, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव। चौथा, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। तो इसका सही जवाब है समस्या समाधान की अपनी रणनीति पर चिंतन, ऑप्शन दो। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पहला, पूछताछ को हतोत्साहित करके। दूसरा, अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके। तीसरा, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर। चौथा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के स्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में पहला, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। दूसरा, संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। तीसरा, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। चौथा, आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 कहती है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? पहला, शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। दूसरा, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। तीसरा, ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए। चौथा, समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होना। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं कि प्रश्न संख्या 29 कहता है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? पहला, गर्व। दूसरा, आनंद। तीसरा, उम्मीद। चौथा, बोरियत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, बोरियत। प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 और आखिरी प्रश्न है यह। अब प्रश्न संख्या 30 कहता है कि यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप पहला, उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरा, कक्षा छोड़ देंगे और उन्हें माता पिता को शिकायत करेंगे। तीसरा, उन्हें ध्यान ना देकर उन्हें दंडित करेंगे। चौथा, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन फोर्थ, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा बाल विकास से संबंधित, CDP से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम अगले बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों का शुक्रिया, और कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। चलिए।